नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए देखें आज के हेडलाइंस। तिरुपति के लड्डू में फॉरेन फैट, एनडीडीबी की रिपोर्ट ने भी माना, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कही एक्शन लेने की बात। कूनो गांधी सागर लैंडस्केप बनाएगी सरकार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैला है लैंडस्केप, प्रोजेक्ट चीता की सालाना रिपोर्ट में किया गया साफ। एफएटीएफ में भारत को मिली तारीफ, मनी लॉन्ड्रिंग पर कसी लगाम, टेररिज्म फंडिंग के लिए दी गई चेतावनी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले आप सबके लिए एक जरूरी सूचना। 22 सितंबर को सुबह 11 बजे हमारी टीम पटना में एएन कॉलेज में आपसे मुलाकात करने आ रही है। अगर आप पटना या उसके आसपास किसी क्षेत्र में रहते हैं, किसी जगह पर रहते हैं, तो आप हमारी टीम से मिलने आ सकते हैं। मैं, अतुल सर, विरत सर, शशांक सर, भुवन सर, ये सारे लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। 11 बजे से एक लंबी बातचीत करेंगे, तो आप वहाँ अगर मौजूद हैं ज़रूर आइए। 22 सितंबर को सुबह 11 बजे। आइए शुरू करें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2019 से 24 के दौरान जब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो तिरुमाला मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया था, और इसके बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की एक लैब, सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड, CALF काफ की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया। काफ गुजरात के आणंद में स्थित है। इसने ये रिपोर्ट जुलाई 2024 में सौंपी थी। तिरुमाला मंदिर का प्रसाद, जिसे नैवेद्यम कहते हैं, ये प्रसाद लड्डू के तौर पर तैयार किया जाता है। रिपोर्ट में पाया गया कि इन लड्डुओं को बनाने में जिस घी का इस्तेमाल हुआ उसमें फॉरेन फैट मिला हुआ है। लड्डू प्रसादम में मछली का तेल, बीफ टैलो यानी गोमांस के वसा का रूप, और लार्ड यानी सुअर के पेट से निकाली गई वसा शामिल हैं, जिन्हें एक साथ फॉरेन फैट कहते हैं। YSRCP के सांसद और TDT यानी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष YV सुब्बा रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को आरोप साबित करने की चुनौती दी और चेतावनी भी दी कि यदि वो ऐसा करने में विफल रहे तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। इस पूरे मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की तरफ से भी बयान आया है और उन्होंने इस मामले पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। साथ ही रिपोर्ट को एग्जामिन करने के बाद ही सरकार इस मामले पर जरूरी एक्शन लेगी। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में स्थित भगवान वेंकटेश्वर का तिरुपति मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर मुख्य देवता श्री वेंकटेश्वर हैं, जिन्हें श्रीनिवास या बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी की मूर्ति यहाँ पर स्वयंभू बताई जाती है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति शहर में तिरुमाला अर्थात तिरुमलय पहाड़ी पर स्थित है। ये पहाड़ी पूर्वी घाट में शेषाचलम पर्वतमाला का हिस्सा है, जिसकी 7 चोटियां हैं। मान्यता है कि ये 7 चोटियां नागराज आदिशेष के 7 फनों का प्रतिनिधित्व करती है। पर्वतमाला को देखने से लगता है मानो कोई सांप कुंडली मारकर बैठा हो। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में बनने वाला लड्डू इतना प्रसिद्ध है कि इसे 2009 में GI टैग भी मिल चुका है। 2015 में UPSC द्वारा पूछे गए एक सवाल को ठीक से देखिए। सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है? बनारस ब्रोकेट और साड़ियाँ, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, तिरुपति लड्डू। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल 1, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प C, यानी केवल पहला और तीसरा सही है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अवैध वित्त से निपटने के लिए भारत के प्रयासों की तारीफ की है। साथ ही भारत को आतंकवाद और आतंकवाद से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर चेतावनी भी दी है। FATF ने भारत के मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग से जुड़े मुद्दों के लिए तैयार किए गए फ्रेमवर्क को सराहा। साथ ही इनके सकारात्मक परिणामों को भी मान्यता दी। साथ ही भारतीय अधिकारियों ने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर सहयोग प्रदान किया है। इस मौके पर FATF ने एक बहुत जरूरी मुद्दा भी हाईलाइट किया। इसके मुताबिक नॉन प्रॉफिट सेक्टर से टेररिस्ट फाइनेंसिंग का बड़ा खतरा है। भारत को इस चुनौती से निपटने के लिए मजबूत फ्रेमवर्क तैयार करने को कहा गया है। NGO समाज कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन कुछ NGOs का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों जैसे आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए भी किया जाता है। भारत में कुछ NGOs को जानबूझकर या धोखे से आतंकवादी संगठनों को पैसे पहुंचाने में भी शामिल पाया गया है। आतंकवाद वित्त पोषण तब होता है जब NGOs के जरिए समाज सेवा के लिए मिले फंड को आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है। भारत सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं, जैसे विदेशी अंशदान
विनियमन अधिनियम FCRA को सख्त करना, NGO की फंडिंग में पारदर्शिता लाना और उनके वित्तीय लेन देन की कड़ी निगरानी करना। इसके अलावा ED और NIA जैसी एजेंसीज भी इस तरह की गतिविधियों की जांच कर रही हैं। देखिए, भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसे निम्न मध्यम आय वाले राष्ट्र के रूप में क्लासिफाई किया गया है और ये सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था GDP के टर्म्स में 5वें नंबर पर आती है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के मेन रिस्क अवैध गतिविधियों जैसे धोखाधड़ी से होते हैं, जिसमें साइबर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और ड्रग ट्रैफिकिंग शामिल है। ध्यान रखिए कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA लागू है। मनी लॉन्ड्रिंग से मतलब है रुपयों की हेराफेरी से। इसमें अवैध तरीके से कमाए गए रुपयों को व्हाइट मनी में बदला जाता है। PMLA एक्ट को मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और इससे जुड़ी संपत्ति को जब्त करने और संबंधित अन्य मामलों के लिए लाया गया था। आपको बता दें कि FATF एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइम वॉचडॉग है। यह एक अंतर सरकारी संस्था है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग से निपटने के लिए काम करती है और ये संस्था इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक मानक बनाती है। साथ ही देशों से इन मानकों का पालन करवाने की व्यवस्था भी करती है। FATF का मुख्यालय है पेरिस में। भारत FATF का सदस्य साल 2010 से है। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि IAS प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए UPSC IAS प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी GS में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। सरकार ने प्रोजेक्ट चीता की सालाना रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में चीतों की संख्या बढ़ाने के मकसद से कूनो गांधी सागर लैंडस्केप को सुरक्षित करने की बात कही गई है। ये वन क्षेत्र मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में फैला है। इस लैंडस्केप को 60 से 70 चीतों की मेटा पॉपुलेशन के प्रबंधन के लिए विकसित किया जाएगा। मेटा पॉपुलेशन से क्या मतलब है? मेटा पॉपुलेशन से मतलब है किसी स्पीशीज की ऐसी संख्या से जो एक बड़े लेकिन आपस में जुड़े लैंडस्केप में फैली होती है। सरकार की अगले 25 सालों में इन 2 राज्यों में इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉम्प्लेक्स तैयार करने की योजना है। कूनो गांधी सागर लैंडस्केप मध्य प्रदेश में श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, गुना, अशोकनगर, मंदसौर और नीमच, राजस्थान में 12, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। ध्यान रखिए, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। इसका नाम कूनो नदी के नाम पर पड़ा है। ये नदी पार्क में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और ये पार्क को 2 भागों में विभाजित करती है। यहीं पर नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को रखा गया है। वहीं गांधी सागर सेंचुरी को चीतों के दूसरे घर के तौर पर चुना गया है। ये सेंचुरी पश्चिमी मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिलों में फैली हुई है। आपको बता दें कि चीता जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है और इसकी स्पीड 97 से 113 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। जंगल में इनका एवरेज लाइफ स्पैन 14 साल तक, जबकि कैप्टिविटी में 20 साल तक हो सकता है। आमतौर पर ये रहने के लिए ओपन ग्रासलैंड पसंद करते हैं। पहले ये पूरे एशिया और अफ्रीका में पाए जाते थे, लेकिन अब हैबिटेट लॉस और इनके शिकार कम हो जाने से विलुप्ति के कगार पर आ गए हैं। यूनेस्को की एक टीम तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित जिंजी फोर्ट का दौरा करने वाली है, जिसे केंद्र सरकार ने मराठा सैन्य परिदृश्य बनाने वाले 11 अन्य किलों के साथ साल 2024-25 के लिए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल टैग के लिए नॉमिनेट किया है। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य में विविध भौगोलिक क्षेत्रों में फैले 12 कंपोनेंट्स शामिल हैं। उनमें से 11 महाराष्ट्र में है और एक जिंजी फोर्ट तमिलनाडु में है। जिंजी फोर्ट ट्रॉय ऑफ द ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध है। ये किला 3 पहाड़ियों राजगिरी, कृष्णगिरी और चंद्रगिरी के ऊपर स्थित है। इसे प्रायद्वीपीय भारत के सबसे अभेद्य किलों में से एक माना जाता था। 1200 ईस्वी में कोणार राजवंश के अनंत कोण द्वारा निर्मित इस किले का मालिकाना हक कई बार बदला। यह किला कई साम्राज्यों के अधीन रहा, जैसे विजयनगर, मराठा, मुगल, नवाब, फ्रांसीसी और ब्रिटिश।
इस किले पर 1677 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने कब्जा कर लिया। 1698 में मुगलों के नियंत्रण में आने तक यह मराठा शासन के अधीन ही रहा। इस तरह यह किला मराठों के पास 22 सालों तक रहा। 1698 में मुगल सेनाध्यक्ष जुल्फिकार खान ने जिंजी पर कब्जा कर लिया और इसे नुसरतगढ़ नाम दिया गया। जब यह किला फ्रांसीसियों के कब्जे में आया तो उन्होंने इसमें 2 गेट बनवाए, आरकोट गेट और पौंडीचेरी गेट। वहीं ब्रिटिशर्स के आधिपत्य में किले पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है मून लाइटिंग। मून लाइटिंग शब्द का अर्थ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की परिभाषा के मुताबिक समझते हैं। इसका मतलब हुआ कि मौजूदा कंपनी को बिना बताए अपना काम करने के घंटों के बाद दूसरी कंपनीज के लिए काम करना। मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, किसी आईटी कंपनी में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक काम करते हैं, लेकिन इसके बाद बिना अपनी कंपनी को बताए रात में किसी दूसरी कंपनी के लिए फ्रीलांस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो यही मून लाइटिंग है, क्योंकि आप अपनी मुख्य कंपनी को जानकारी दिए बिना दूसरी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। इस स्थिति में मून लाइटिंग नैतिक और कानूनी रूप से विवादास्पद हो सकती है, खासकर अगर कर्मचारी की मुख्य कंपनी ने ऐसी किसी गतिविधि पर रोक लगा रखी हो या अगर यह उस कंपनी के हितों के खिलाफ हो। अब सवाल उठता है कि लोग, खासकर युवा, ऐसा क्यों करते हैं? इस सवाल का एक आसान जवाब है पैसा। इस एक जवाब से उन तमाम सवालों के जवाब मिलते हैं जिनसे इस समय भारत की युवा पीढ़ी जूझ रही है। ये मुद्दे हैं नौकरियों की कमी, महंगाई की तुलना में तनख्वाह का न बढ़ना, भारी अनिश्चितता का दौर। इस पर लोगों के अलग अलग मत हैं। कई लोग मून लाइटिंग को सही करार देते हैं। उनका कहना है कि कोई युवा जो अपना परिवार लेकर दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहरों में नौकरी कर रहा है और उसे सैलरी में फ्रेशर के नाम पर बहुत कम तनख्वाह दी जाती है, तो वो मून लाइटिंग करेगा ही। वहीं इसका विरोध करने वाले पक्ष में ज़्यादातर वही लोग हैं जो बड़ी कंपनीज के मालिक हैं। वे इसे कानूनी रूप से गलत होने के साथ साथ नैतिक तौर पर भी गलत बताते हैं। अब आप बताइए, आपके हिसाब से मून लाइटिंग सही है या फिर गलत? आइए देखें आज का रैपिड न्यूज। बीते दिन वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के तीसरे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका मकसद देश के फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और देश की समृद्ध खाद्य संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। इस तीसरे संस्करण की थीम प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी रखी गई। इसके पहले संस्करण का आयोजन 2017 में और दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ था 2023 में। इस तीसरे संस्करण में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात सहयोगी राज्य हैं और जापान है साझेदार देश तथा वियतनाम और ईरान इसके फोकस कंट्रीज हैं। बायो राइड योजना यानी बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट योजना को सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डीबीटी यानी जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक योजना है। इस योजना में पहले से चल रही 2 डीबीटी योजनाओं का विलय किया गया है। इसके अलावा बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री को भी इसमें शामिल किया गया है। विलय की गई योजना में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास तथा औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास के नाम शामिल हैं। यह योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि यानी 2021-22 से 2025-26 तक जारी रहेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित कर दिया और इसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी बताया। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। इसे हैंसेन रोग के रूप में भी जानते हैं, जो कि मुख्य रूप से त्वचा, तंत्रिकाओं और आंखों आदि को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग नाक और मुंह से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैलता है। हालांकि इसका इलाज संभव है और शुरुआती चरणों में उपचार मिलने पर विकलांगता से भी बचा जा सकता है। ये बीमारी 120 से अधिक देशों में मौजूद है और इसके हर साल 2 लाख से अधिक नए मामले सामने आते हैं। लंबे समय से अटके और विवादास्पद महादई जल परियोजना को मंजूरी मिल सकती है। दरअसल पहले राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने परियोजना के लिए वन्यजीव मंजूरी देने से मना कर दिया था, लेकिन अब बोर्ड इस फैसले पर फिर से विचार करने के लिए तैयार है और इस परियोजना के लिए टाइगर रिजर्व की 10.68 हेक्टेयर भूमि की अनुमति दी जा सकती है। इस परियोजना के द्वारा महादई नदी का पानी कलसा बंदूरी नहर के माध्यम से कर्नाटक के शुष्क जिलों में उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि महादई नदी के पानी का बंटवारा लंबे समय से कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के बीच एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। थ्वाइट्स ग्लेशियर विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया है, जिसे डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं। दरअसल ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने इस ग्लेशियर का अध्ययन किया, जिसमें वैज्ञानिकों ने पानी के नीचे रोबोट का उपयोग कर इससे संबंधित डेटा को एकत्रित किया,
जो बताता है कि थ्वाइट्स ग्लेशियर का आकार लगभग 120 किलोमीटर है और इसके 23वीं सदी तक पूरी तरह से खत्म होने की संभावना है। यदि ये पूरी तरह से पिघल जाता है तो वैश्विक समुद्र का स्तर 2 फीट तक बढ़ जाएगा, जिससे स्थल के एक बड़े हिस्से के डूबने की संभावना है। आइए देखें आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? जॉर्डन, भारत, पाकिस्तान या फिर नेपाल? अगला प्रश्न, खबरों में रहा तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, खबरों में रहा लॉन्ग आइलैंड किस देश में स्थित है? यूएसए, कनाडा, मैक्सिको या फिर ऑस्ट्रेलिया? सही जवाब है विकल्प ए यानी यूएसए। और अगला प्रश्न था, 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? विक्टोरिया, स्कॉटलैंड, भारत या फिर सिंगापुर? सही जवाब है विकल्प बी यानी स्कॉटलैंड। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों का जवाब भी जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नमस्कार।